अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? आवाज, वीडियो, स्क्रीन सब क्लियर है? बताओ तो हम शुरू करें। अच्छा जी। अच्छा जी सर, हम अपने सेकंड चैप्टर पे हैं। सेकंड चैप्टर के 3 टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास तक खत्म कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने एक तीसरा टॉपिक पढ़ा था, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी। रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर हमने कहा था एक होता है चेंज, एक होती है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन कब होगी? जब मैं एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहा हूँ या किसी ऐसे पार्ट में हूँ उससे उठ के किसी दूसरे सूबे में जा रहा हूँ। जैसे इस्लामाबाद से मैं सिंध आ रहा हूँ, पंजाब आ रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी ऑल्ट्रेशन कंसीडर होती थी। लेकिन एक मैंने पढ़ा था चेंज। मैंने कहा था चेंज होगा तो ये होगा कि सूबा चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, सिटी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, सिटी चेंज हो रहा होगा। पाकिस्तान में एक ही सूबे से मैं किसी और जगह जा रहा हूँ, या फिर ऐसी जगह जो सूबे का पार्ट नहीं है उसी में मैं किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूँ। क्लियर है? हमने कहा था जब चेंज होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी और रजिस्ट्रार को बता देंगे 15 दिन में। लेकिन जब ऑल्ट्रेशन होगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होगी, कमीशन का अप्रूवल भी होगा, तो रजिस्ट्रार को भी बताएंगे, वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक अपडेट है। ठीक है, एक चीज, जब हम चेंज कर रहे हैं ना एक सिटी में ही, ठीक है, ऐसा चेंज जो एक सिटी से दूसरे सिटी में नहीं है, एक ही शहर में एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहा हूँ। ठीक है, इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, इस केस के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। इधर एक अपडेट है। ठीक है, इस केस के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके और मैं रजिस्ट्रार को बता दूंगा। क्लियर है भाई? इसका एक हमने सवाल किया था, मैं उस पर आ जाता हूँ। ये रहा भाई। WML में मैं क्या कर रहा था, मैं लाहौर में ही लाहौर से जा रहा था। ठीक है, लाहौर के एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहा था ना। सही है जी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन फॉर शिफ्टिंग रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफिस इन अ सिटी इज रिक्वायर्ड टू बी पास इन अ जनरल मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज करेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक अपडेट आई है कि हम बोलेंगे भाई अब जनरल मीटिंग में इस केस के अंदर रेजोल्यूशन पास करने की नीड नहीं है। ठीक है, सिर्फ सिर्फ हम क्या करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके 15 दिन में बता देंगे। बाकी कोई ऐसा चेंज होगा जिसमें सिटी चेंज हो रहा होगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होगा। स्टडी टैक्स में मैं देख के बता दूंगा, स्टडी टैक्स में दिखा नहीं है। ठीक है, तो ये मैं अभी भेज दूंगा अपडेटेड। खैर, ये सम अप कर देता हूं मैं इसको। हमारे पास होगा चेंज और होगा ऑल्ट्रेशन। चेंज होगा एक ही शहर में एक इलाके से दूसरे इलाके में, उसमें मैं क्या करूंगा, सिर्फ 15 दिन में क्या करूंगा, इंटीमेट कर दूंगा रजिस्ट्रार को। स्पेशल रेजोल्यूशन की नीड नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन की नीड नहीं है। एक चेंज होगा, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा हूँ, ये भी ऑल्ट्रेशन नहीं है लेकिन ये चेंज है। लेकिन इस चेंज में मेरा शहर चेंज हो रहा है, तो इस केस के अंदर मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इंटीमेट कर दूंगा। एक होती है ऑल्ट्रेशन, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होती है, कमीशन का अप्रूवल भी होगा, रजिस्ट्रार को भी बताऊंगा, जुरिस्डिक्शन वगैरह, ये सारी चीजें। क्लियर है भाई? सही है। ये अपडेट करके आज जब मैं PPT पूरे चैप्टर की शेयर करूंगा तो उसमें अपडेटेड मिलेगा। क्लियर है? हम्म। अच्छा जी सर, आज की क्लास में हम अपना टॉपिक 4 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और टॉपिक नंबर 5 जनरल प्रोविजन एज टू आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम, ये दो छोटे से टॉपिक हैं, ये खत्म करेंगे और बुक रीड करके MCQs करके आज की क्लास ऑफ कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अनलिमिटेड है, तो उसके ऊपर आर्टिकल रजिस्टर्ड करवाने की क्या रिक्वायरमेंट है। फिर हम देखेंगे
कि आर्टिकल्स के अंदर वो एक टाइप ऑफ कंपनी में कहता है कि टेबल ए लगेगा, फिर वो बता रहा है टेबल ए के अंदर एक्चुअली आता क्या क्या है। सही है। फिर ये सेम चीज हमने एक मेमोरेंडम के अंदर पढ़ी थी, उधर पढ़ा था मेमोरेंडम पे टू बी प्रिंटेड डेटेड साइंड, यहाँ हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, क्योंकि ये प्रोविजन दोनों के ऊपर सेम ही लगता है। सही है जी। फिर हमारे पास आ जाएगा ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, मेमोरेंडम के अंदर भी हमने ऑल्ट्रेशन पढ़ ली थी, यहाँ भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल के ऑल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सही है जी। तो हम शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। कहता है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड सेटिंग आउट द रेगुलेशन फॉर द कंपनी में भी बोल रहा है, शेल भी बोल रहा है, बी रजिस्टर्ड विद द मेमोरेंडम। अच्छा भाई, ये मे और शेल दोनों की बोल रहा है। हमने तो ये पढ़ा था कि जहां मे होगा वहां ऑप्शन है, जहां शेल होगा वहां करना ही करना है। ठीक है, अब यहाँ दोनों लफ्ज क्यों लिखे हैं, आए देखते हैं कि भाई यहाँ पे इसने दोनों लफ्ज क्यों लिख के दिए हैं भाई। कहता है ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए ऑप्शनल है, इसलिए यहाँ लिखा है मे, ये मे पर्टेन करता है इस पॉइंट से। फिर स्लैश लगा के इसने लिखा है शेल, शेल लिखा है कंपलसरी फॉर लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी में हमने 3 टाइप पढ़ी थी ना, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अब कहता है लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए है ऑप्शनल और लिमिटेड बाय गारंटी के लिए है या अनलिमिटेड के लिए है कंपलसरी। ठीक है, पहले तो भाई यहां तक हम साथ हैं, इस डब्बों के तक ये हमने पढ़े थे ना। कहता है लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए ऑप्शनल क्यों है, लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए ऑप्शन इसलिए है, कहता है ये क्या कर सकता है, मे अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ टेबल है। कहता है आर्टिकल्स तो हर कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है, लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए ऑप्शनल है। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं कराती तो लॉ कहता है कि भाई आपके ऊपर क्या लग जाएगा, टेबल ए लग जाएगा। टेबल ए क्या है, स्टैंडर्ड है लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी के आर्टिकल का। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि भाई लॉ के अंदर शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स में टेबल्स होते हैं जो स्टैंडर्ड है मेरे पास। जैसे हमने एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर पढ़ा था कि आपका मेमोरेंडम टेबल एफ जैसा होना चाहिए, याद आ रहा है, तो वो उसका स्टैंडर्ड था एक। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का स्टैंडर्ड है टेबल ए। लॉ कहता है आपने अलग से करवाना है, दूसरा करवाना है, उसमें चेंजेस करके आप करवा लो। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो हम आप ये समझेंगे कि आपने टेबल ए को मान लिया। ठीक है, आपके ऊपर टेबल ए लग गया है। अच्छा, इसलिए उसने कहा कि लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है जी। फिर मैं आ गया लिमिटेड बाय गारंटी के ऊपर और अनलिमिटेड के ऊपर। इन दोनों के अंदर हमने कहा था ना हैविंग शेयर कैपिटल भी होगा और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी होगा। कहता है लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, दोनों केसेस में क्या करेगी कंपनी, कहता है कंपनी क्या करेगी, स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। कहता है आप अपने आर्टिकल्स में क्या करना, आप अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल लिख देना विद विच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड, मतलब जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होने जा रही है। क्लियर है। फिर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के अंदर कहता है यहाँ पे शेयर कैपिटल तो नहीं होगा। फिर कहता है आप क्या करना, स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स विद विद द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। भाई अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने कहा 3 तरह की कंपनीज होंगी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर वो कहता है ऑप्शनल है, आप आर्टिकल्स रजिस्टर करवाओ या ना करवाओ, नहीं करवाओगे तो टेबल ए लग जाएगा। ठीक है, करवाओगे तो अपना लगेगा। अब एक चीज, लिमिटेड बाय शेयर्स टेबल है, मैंने क्या किया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आर्टिकल रजिस्टर्ड करवाऊं, थोड़ा अपना थोड़ा टेबल ए का, थोड़ा अपना यूज कर लूं थोड़ा टेबल ए को मान लूं, क्या ये अलाउड है? बिल्कुल सर अलाउड है। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स चाहे तो पूरा टेबल ए अडॉप्ट कर ले, यहाँ तो थोड़ा सा टेबल ए अडॉप्ट कर ले, थोड़े अपने रेगुलेशन। सही है जी। अच्छा, अपने रेगुलेशन कैसे, लॉ अपना बना लेंगे? नहीं सर, भाई लॉ ने कहा है कि 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए लिस्टेड कंपनी के, इन्होंने कहा हमारे 9 होंगे, तो लॉ की नॉन कंप्लायंस तो नहीं है ना, लॉ ने मिनिमम नंबर बताया। ठीक है,
लॉ ने मिनिमम बताया, अगर मैं 9 रखता हूं तो लॉ की क्या नॉन कंप्लायंस है? नहीं है। तो ये मैं अपने आर्टिकल्स में लिख दूंगा। सही है जी। तो कहने का मकसद ये है कि लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी चाहे तो पूरा टेबल ए ले ले, चाहे तो कुछ प्रोविजंस टेबल ए के ले ले, कुछ अपने डाल दे। क्लियर है भाई? तो इसलिए फिर एक कॉन्सेप्ट आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए, कि टेबल ए किस वक्त में कितना एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये कहता है कि भाई एप्लीकेबल इन फुल इफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड। क्या ये बात सही है? लॉ ने कहा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए ऑप्शनल है, कि चाहे तो आर्टिकल रजिस्टर करे या ना करे, नहीं करेगा तो टेबल ए मान लेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है एप्लीकेबिलिटी में कि किस वक्त कितना एप्लीकेबल होगा टेबल ए। कहता है अगर लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी ने आर्टिकल्स रजिस्टर नहीं किए तो क्या टेबल ए पूरा का पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा? सही है, हो जाएगा। एप्लीकेबल इन फुल इफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड। हाँ भाई सुफियान, बात समझ आ रही है ये, कि अगर टेबल ए कंपनी ने आर्टिकल रजिस्टर नहीं करवाए तो टेबल ए पूरा का पूरा लग जाएगा। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि आपने टेबल ए कबूल कर लिया। सही है। फिर कहता है एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड और एक्सक्लूडेड बाय द आर्टिकल्स फाइल्ड बाय द कंपनी। अब इसको समझाता हूं मैं। समझो ये कंपनी के अपना आर्टिकल्स है, ये मेरे पास टेबल ए है। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, ये शुरू के 3 पॉइंट है ना, ये अपने कर दिए। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हो गया, एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड। तो ये जब टेबल ए है, टेबल ए देने जा रहे थे, उन्होंने 3 पॉइंट टेबल ए के नहीं माने, अपने मान दिए। सही है, तो ये टेबल ए क्या हो गया, मॉडिफाइड। ऊपर वाला हिस्सा मॉडिफाई कर दिया कंपनी ने। सही है, चेंजेस कर दी, मतलब मॉडिफाई कर लिया। लेकिन जो नीचे का हिस्सा है वो अनमॉडिफाइड है। अब मैं ये उठा के जा रहा हूँ रजिस्टर करवाने, ये मेरा आर्टिकल हो गया। सही है, तो टेबल ए कितना एप्लीकेबल हुआ, आधा एप्लीकेबल हुआ। सही है, कहता है एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड, मतलब ये कह रहा है जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, ये नीचे वाला, ये टेबल ए हो गया क्योंकि ये नॉट मॉडिफाइड है। ऊपर वाले हिस्से को मैंने मॉडिफाई कर लिया है, तो टेबल ए कितना एप्लीकेबल हुआ, टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड। क्लियर है भाई? तो जब मैं आर्टिकल रजिस्टर नहीं करवाऊंगा टेबल ए पूरा लग जाएगा। ऐसा भी केस हो सकता है कि मैं टेबल ए में थोड़ी चेंजेस कर लूं, बाकी मैं वो रजिस्टर करवा लूं, तो जो चेंजेस वाला हिस्सा होगा वो आपका अपना हो गया, लेकिन जो अनमॉडिफाइड हो गया वो पूरा का पूरा टेबल ए लग गया। ठीक है, तो एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड और एक्सक्लूडेड आर्टिकल फाइल्ड बाय द कंपनी, इस केस के अंदर इतना एप्लीकेबल होगा कि जितना नॉट मॉडिफाइड होगा। सही है। फिर नॉट एप्लीकेबल इफ एक्सक्लूडेड बाय द आर्टिकल्स फाइल्ड बाय द कंपनी। हमने टेबल ए को इंक्लूड ही नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया है, आर्टिकल रजिस्टर करवा दिए हैं, तो फिर टेबल ए हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा। बात क्लियर है भाई? ये आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन को हमने पूरा एक पेज पे ही किया हुआ है। मैं रिवाइज करा देता हूँ शरून के लिए जो अभी आए। हमने कहा कि भाई आर्टिकल्स क्या होंगे, रजिस्टर्ड होंगे ना। तो 3 तरह की हमने कंपनीज पढ़ी थी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। लॉ कहता है लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए है ऑप्शनल, चाहे तो रजिस्टर कराओ या तो नहीं कराओ। तो मतलब ये क्यों है, नहीं कराओगे तो वो कहता है आपके ऊपर टेबल ए लग जाएगा। टेबल ए लग गया तो वो कहता है टेबल ए पूरा भी लग सकता है, अनमॉडिफाइड के एक्सटेंड तक भी लग सकता है, या फिर अपना रजिस्टर करवा रहे हो तो फिर टेबल ए नहीं भी लगेगा। लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, इन दोनों केसेस में कहता है कि आप अपने हमें क्या लिख के देना, शेयर कैपिटल की अमाउंट लिख के देना जिससे कंपनी बनने जा रही है। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इन दोनों केसेस में कहता है कि आप नंबर ऑफ मेंबर्स लिख के देना जिससे कंपनी बनने जा रही है। दैट मींस के क्योंकि इनका शेयर कैपिटल तो होगा नहीं। क्लियर है भाई? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर इसके बाद अब जनरल चीजें आएंगी आर्टिकल्स के बारे में, ये स्पेसिफिक चीजें थी। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं जनरल चीजें। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? क्लियर है भाई? ऑनलाइन क्लियर है? हैरी भाई क्लियर है हम लोग? अच्छा भाई, कहता है क्लियरिटी एंड वोटिंग राइट्स। आर्टिकल कहता है जो आप आर्टिकल्स लिखो ना अपने कंपनी के आर्टिकल्स, आपकी कंपनी चलेगी इस हिसाब से, आपके बायलॉज हैं एक तरह से। तो कहता है वो क्लियर होने चाहिए, उनमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए।
मतलब सुफियान जैसा बंदा भी अगर उसको पढ़े ना, तो उसके दिमाग में पढ़ने के बाद कोई सवाल उठे ना, सब क्लियर हो। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए, आर्टिकल्स के अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। कहता है द आर्टिकल्स ऑफ एवरी कंपनी शैल बी एक्सप्लिसिट and without any ambiguity and shall list and enumerate the voting and other rights attached to the different class of shares and securities। सही है, कहता है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर वोटिंग राइट से रिलेटेड कहता है सारे क्लास ऑफ शेयर्स, कंपनी में डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, लेट्स से प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, उन सब के वोटिंग राइट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो कहता है वो सब आपने इतना क्लियरली मेंशन कर लेना है कि आपके पास ऑर्डिनरी शेयर है इस टाइप का, तो आपका वोटिंग शेयर इतना होगा पर शेयर, वोटिंग राइट इतना होगा। आपके पास इस क्लास का शेयर है तो आपका वोटिंग राइट ये होगा। कहता है वो इतना क्लियर होना चाहिए, और आर्टिकल्स के अंदर दूसरे लॉज में भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि कोई आम इंसान भी पढ़े तो उसको वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ये जनरल बातें, पहले हमने स्पेसिफिक बातें पढ़ी। फिर पेनल्टी, if a company contravenes the provision of the articles of association, the company and every officer of the company shall be liable to a penalty। कहा कि भाई आप लोगों को जो मैं बातें बता रहा हूँ आपने नहीं मानी तो लेवल 1 की पेनल्टी लग जाएगी। सही है भाई, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर पास पेपर में 2 दफा सवाल आ चुका है सेम नेचर का। ठीक है, उसमें वो बोलता है कि भाई फला फला कंपनी बनने जा रही है। ठीक है, इशारा देता है, सीधा सीधा नहीं बताता, वो बोलेगा कि भाई एक प्राइवेट कंपनी बनने जा रही है, उनका शेयर कैपिटल है 500 मिलियन, तो कहाँ एंटर जानी चाहिए, कौन से टाइप ऑफ कंपनी है? नहीं, प्राइवेट कंपनी है ना, लिमिटेड बाय शेयर्स है। सही है, लिमिटेड लिमिटेड कंपनी तो प्राइवेट भी हो सकती है पब्लिक भी हो सकती है ना, लिमिटेड बाय शेयर्स हो गई क्योंकि उसने बोला 500 मिलियन का शेयर है। ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स है मेरे पास। अब मैं जब सवाल में लिखूंगा ना तो सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स वाली बातें लिखूंगा। अब वो 2 डब्बे मेरे लिए हो गए साइड पे। तो ये ट्रिक है पेपर में कि भाई सारा का सारा उठा के एक जगह नहीं मारना। उसने हिंट दे दी तुम्हें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहे हैं, हैविंग शेयर कैपिटल मतलब 500 मिलियन का शेयर कैपिटल होगा, तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद जाना चाहिए कि भाई लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है, तो मैं लिखूंगा कि भाई इसके पास ऑप्शनल है। सही है, आर्टिकल रजिस्ट्रेशन, और फिर इसको टेबल ए लग जाएगा इसके ऊपर, वो तीनों केस लिख देंगे, एप्लीकेबल इन फुल होगा या अनमोडिफाइड हद तक होगा। ठीक है जी, तो यही वाली बातें। और फिर वो साथ में बोलेगा कि इसको एडवाइस करो आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन और साइनिंग के लिए। ठीक है, तो साइन कौन करेगा? साइन करेंगे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ठीक है, जैसे हमने मेमोरेंडम में पढ़ा था, मेमोरेंडम टू बी डेटेड साइंड एंड विटनेस, फिर वो वाली बातें हम यहाँ लिख देंगे, इसमें भी आगे आ रही है। ठीक है, तो भले मार्क्स आपको नहीं देखने, आपने कॉन्सेप्ट पूरे डिलीवर करने हैं जो उससे पर्टेनिंग होंगे। अच्छा भाई, कंटेंट्स ऑफ टेबल ए, हम कब से टेबल ए कर रहे हैं, होता क्या है? तो टेबल ए के अंदर भाई सारी वही चीजें हैं जो हम आगे लॉ में आके पढ़ते जाएंगे आस्ता आस्ता। कहता है आपका बिजनेस नेचर क्या होगा वो लिखना है, आपने अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल वगैरह लिखना है, ट्रांसफर कैसे होंगे आपके शेयर्स, और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कैसे होगी। ट्रांसफर ये होते हैं कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रांसफर हो रहे हैं। डेथ के बाद एक ट्रांसफर होता है, उसको ट्रांसमिशन कहता हूँ। ठीक है, फॉर्म्स वगैरह ट्रांसफर के, उनकी डिटेल्स हैं, ये सारी कंपनी की रूटीन चीजें हैं, जनरल मीटिंग के बारे में, नोटिस के बारे में, वोटिंग राइट्स यहाँ होंगे, प्रॉक्सी का इंस्ट्रूमेंट कैसे फाइल करना है, ये वो सारी चीजें हैं जो अभी मैं यहाँ डिस्कस करूँ तो एक प्री डिस्कशन हो जाएगी। सही है, ये हम आगे चल के पूरे लॉ में आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते रहेंगे, नोटिस, अकाउंट्स, वाइंडिंग अप, इनके ऊपर अलग से पूरे चैप्टर्स हैं। सही है, तो सारे लॉ ने वही बातें की हुई है, मतलब टेबल ए के अंदर इन सब की डिटेल्स लिखी हुई है कि जब आप जनरल मीटिंग करोगे तो क्या चीजें फॉलो होने चाहिए वगैरह वगैरह। क्लियर है भाई? अच्छा, पेपर के अंदर अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेबल के हवाले से बात करूं तो भाई कोर्स में है तो पूछ हो सकता है, लेकिन बीकॉम का पेपर तो है नहीं कि वो बोलेगा कि लिस्ट करके दे दो कंटेंट्स, क्योंकि उसने सिर्फ हेडिंग्स डाली है, इनकी डिटेल्स नहीं बताई। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से अगर ये आएगा तो एमसीक्यू में आ सकता है, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ टेबल है। सही है, 3 ऑप्शंस उसमें होंगे, एक ऐसी चीज लिखेगा जो इस लिस्ट में नहीं होगी। तो आप एक दफा इसको थॉरली पढ़ लेना ताकि आप ये चीज अटेम्प्ट कर सको। सही है जी, आगे बढ़े।
फिर आसान सी चीज, ये हम मेमोरेंडम के अंदर पढ़ चुके हैं, अगर मैं यहाँ से सिर्फ आर्टिकल्स मिटा के मेमोरेंडम कर दूं तो ये हम अपने टॉपिक 1 के अंदर पढ़ के आ गए। वहां हमने लिखा था मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड साइंड एंड डेटेड, यहाँ मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल्स शैल बी प्रिंटेड इन अ मैनर जनरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, फिर मैंने कहा डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर कंसेक्यूटिवली। फिर एक चीज हमने कही कि साइंड बाय द ईच सब्सक्राइबर, और वो क्या करेंगे, प्रेजेंट नेम एड्रेस कर देंगे, ऑक्यूपेशन नेशनैलिटी, और विटनेस के सामने करेंगे, और विटनेस भी अपने पर्टिकुलर्स लिख देगा। सेम प्रोविजन दोनों के ऊपर लगता है, इसलिए दोनों जगह आ रहे हैं। सही है, एग्जैक्टली वहां याद करोगे, यहाँ रेप्लिका है। क्लियर है भाई? क्या भाई, डेटेड होगा फिर। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, अब आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर कि भाई जैसे हम कहते हैं हमने मेमोरेंडम ऑल्टर कर लिया, भाई चीजें ऑल्टर, तो आर्टिकल्स भी तो भाई ऐसी चीज है कभी हम ऑल्टर कर सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है। तो आर्टिकल्स के लिए कहता है सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम के लॉ के दायरे में रहते हुए, अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स एंड एनी ऑल्ट्रेशन सो मेड shall be as valid as if originally contained in the articles। भाई ये कहता है कि आपने आर्टिकल्स ऑल्टर करना है, आप एक अदद स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, और वो कहता है आर्टिकल्स जो ऑल्टर होंगे उनको ऐसे माना जाएगा कि जी जैसे ही कभी ऑल्टर हुआ ही नहीं, ओरिजिनली ऐसा ही था। सही है, तो ऑल्ट्रेशन की भी उतनी ही अहमियत है कि जितना वो ओरिजिनल होता है। सही है, तो इसको हम बोलते हैं अलग कंसिडर नहीं करेंगे, उसी का पार्ट कंसिडर करेंगे कि एज इफ ओरिजिनली यही था। क्लियर है भाई? तो ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स के लिए कहता है कि पहले क्या कर लो, एक अदद स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, और जो तुम्हारी ऑल्ट्रेशन होगी वो बिल्कुल ओरिजिनल आर्टिकल जैसी कंसीडर की जाएगी। फिर एंड बी सब्जेक्ट टू लाइक मैनर टू ऑल्ट्रेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बाद में उस ऑल्ट्रेशन को भी ऑल्टर करना है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, मतलब जब भी ऑल्ट्रेशन होगी तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना लाजमी है। फिर भाई एक और बात आ गई, when alteration in articles affect the substantive right or liabilities of the members of a class of the members, इसके ऊपर सवाल आ चुका है इस डब्बे के ऊपर, फोकस। कहता है when alteration in articles affect the substantive right or liabilities of members of class of members, it shall be carried out only if a majority of at least 3/4 of the members of the class of member affected by such alteration, as the case may be, exercise the opinion through vote, personally, proxy vote or such alteration। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, कहता है एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, हमने कहा डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के वोटिंग राइट्स आर्टिकल्स के अंदर है, ऐसा ही है ना, दोनों के वोटिंग राइट्स आर्टिकल्स के अंदर लिखे हुए हैं, क्लास ए के भी क्लास बी के भी। अब लॉ कहता है भाई अब कंपनी में एक हुआ डिसीजन, इनका क्या था, इनका था कि भाई एक शेयर पे एक वोट। सही है, इनका था एक शेयर पे 2 वोट। ठीक है, अब कंपनी दोनों को इक्वल करने जा रही है, मतलब दोनों को एक शेयर पे एक वोट देंगे। क्या क्लास ए को कोई मसला है इससे? उनका जो पहले था वही वही चल रहा है हिसाब किताब, एक वोट पे एक शेयर। लेकिन क्लास बी को क्या एतराज होगा, पहले एक वोट पे दो, एक शेयर पे 2 वोट थे, अब एक पे एक हो जाएगा, तो इनको नुकसान है ना। तो लॉ कहता है जब भी तुम आर्टिकल्स के अंदर ऐसी ऑल्ट्रेशन करने जाओ, जब भी तुम आर्टिकल्स के अंदर ऐसी ऑल्ट्रेशन करने जाओ जिससे किसी स्पेसिफिक क्लास के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, मुतासिर जो हो रही है क्लास बी हो रही है, ठीक है, मुतासिर जो हो रही है क्लास बी हो रही है, तो कह रहा है कि तुम 3/4 75% जब तक क्लास बी वाले नहीं बोलेंगे कि हाँ कर लो, क्लास बी वाले नहीं बोलेंगे, तब तक तुम ये ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। सही बात है भाई, एक तो हमने जनरल ऑल्ट्रेशन पढ़ी ना कि आर्टिकल्स ऑल्टर करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन कहां पास होगी, जो क्लास इफेक्ट हो रही है। सही है, कह रहा है इन केस कोई ऐसी ऑल्ट्रेशन है जिससे सबको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक क्लास मारी जा रही है इस चक्कर में, क्लास बी इफेक्ट हो रही है। सही है, तो जब तक कोई इफेक्टेड क्लास, वो इफेक्टेड क्लास स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, मतलब 3/4 मेजोरिटी यहां से नहीं आएगी ना। हाँ ठीक है, इफेक्ट जो हो रही है। ठीक है,
एक तो मेरे पास जनरल थी। अब इस केस में जनरल का तो कोई काम ही नहीं, ए बोलेगा मेरी बला से मेरे पास पहले भी एक वोट था अब भी एक वोट है, बोलेगा मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कर लो। तो हम इन दोनों को मिला के तो करेंगे ही नहीं। अब लॉ कहता है इस केस के अंदर तुम क्लास बी से पास करवाओगे। सही है, इसके ऊपर सवाल आ चुका है पास पेपर का, क्लास ए क्लास बी करके उसने सवाल के अंदर ये चीज दी हुई है। ठीक है, तो हम वहां पे ये वाला प्रोविजन मेंशन करेंगे कि स्पेशलाइजेशन तो पास होगी लेकिन क्लास बी की 3/4 हमें चाहिए होगा। सही है जी, क्लियर है इसके ऊपर। It shall be carried out only if a majority of at least 3/4 of the member of class affected by such alteration, जो अफेक्ट हो रही है मतलब क्लास बी, उनसे 3/4 चाहिए अभी हमें। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। फिर मेमोरेंडम के अंदर भी हमने पढ़ा था 30 दिन में ऑल्टर्ड कॉपी जमा करा देना। A copy of the articles of the association as altered shall within 30 days from the date of passing of the resolution be filed by the company with the registrar, and he shall register the same, and the articles so filed shall be the articles of the company। मतलब जो altered copy जमा हो गई अब वो कंपनी के आर्टिकल्स हो गए। सही है जी, यहां तक किसी का कोई सवाल है? सुफियान भाई क्लियर है हम लोग? अगले टॉपिक पे आ जाएं। जनरल प्रोविजन एज टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। भाई अभी जो प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं मेमोरेंडम पे भी लगेगा, आर्टिकल वाले मिक्स है। सही है, टॉपिक की सीक्वेंस क्या थी, पहले उसने मेमोरेंडम पढ़ाया, फिर उसने नेम पढ़ाया, फिर उसने रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पढ़ाया, यहाँ तक सारे मेमोरेंडम से रिलेटेड चीजें थी। फिर उस आर्टिकल्स पे आ गया, आर्टिकल्स के बाद अब जनरल बातें कर रहे हैं जो दोनों के ऊपर लग रही है। सही है, तो इंशाल्लाह आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। और मैं कल हमारा ऑफ है, मंडे को भी ऑफ है, ट्यूसडे वेंसडे क्लास होगी, फिर ईद के बाद क्लास होगी। तो बोला कि लास्ट क्लास होगी इसके बाद ये क्लासेस मंडे रख नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे एक चैप्टर खत्म कराना है, या तो फिर मतलब एटलीस्ट 2 क्लासें चाहिए होंगी उसके लिए। अगर ट्यूसडे ऑफ होगा या टीटी या खुला होगा तो मैं मंडे ट्यूसडे रख लूंगा। तो बहरहाल कल तक मैं इसका समरी लेक्चर आपको दे दूंगा, ठीक है, एज अग्रीड के वो रिकॉर्डेड जाएगा। अच्छा भाई, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्ट टू ओवरराइड। मतलब कहता है जहां कंपनी लॉ, एक्ट टू ओवरराइड जहां कंपनी लॉ और मेमोरेंडम आर्टिकल्स में फड्डा हो जाए, वहां कुछ बात लिखी है कंपनी लॉ में अलग बात लिखी है, तो कौन जीतेगा? एक्ट टू ओवरराइड, बिल्कुल कंपनी लॉ जीतेगा। इसके अंदर थोड़ी सी हम ये डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर कॉपीज की बात कर रहा है, पहले उसने ऑल्ट्रेशन वगैरह बता दी। मैं कंपनी का मेंबर हूँ, क्या मैं कंपनी से कॉपी मांग सकता हूँ? बिल्कुल मांग सकता हूँ भाई, मुझे मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी दे दो, मांग सकता हूँ बिल्कुल। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। फिर जी इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। क्लियर है भाई? एक हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, याद आ रहा है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या था कि जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं आर्टिकल मेमोरेंडम, सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट बन जाते हैं, फिर कंपनी वाले फंक्शन एक्सरसाइज करते हैं, इनिशियल जो सब्सक्राइबर थे इनिशियल मेंबर बन जाते हैं, याद आ रहा है? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, कि मेमोरेंडम और आर्टिकल के पर्टिकुलरली क्या इफेक्ट होते हैं, फिर उनमें अगर ऑल्ट्रेशन हो गई तो उससे क्या इफेक्ट होता है। सही है जी। फिर ऑल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, मतलब जब मैं कॉपी मांगूंगा मुझे मिलेगी, उससे पहले अगर ऑल्ट्रेशन हुई होगी तो उस कॉपी के अंदर वो ऑल्ट्रेशन शामिल होनी चाहिए हर कॉपी के अंदर। सही है जी। फिर हमारे पास आ जाएंगे फॉर्म्स, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था जब मैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पर आ रहा था, कि वहां हमने पढ़ा था कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का मेमोरेंडम और देखना है तो टेबल एफ में चले जाओ। मैंने कहा था कि बाकी कंपनीज का भी हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम वो देखेंगे किस टाइप ऑफ कंपनी के अंदर कौन सा टेबल लगता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल का आर्टिकल देखना है तो कौन सा टेबल में जाऊं? लिमिटेड बाय शेयर हाँ, टेबल है भंगी अभी पढ़ा है, टेबल है हमने, टेबल एफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पे लगता है। अच्छा भाई, एक्ट टू ओवरराइड, unless otherwise expressly mentioned in the Companies Act 2017, the provision of the act
shall have effect not withstanding। इसका मतलब ये है, कहता है अनलेस के कंपनी लॉ में लिखा हो कहीं कि भाई इस चक्कर में मुझे नहीं मानो, इस बात में उसी सामने वाली पार्टी को मानो, जब तक ये नहीं लिखा हो हमेशा कंपनी लॉ प्रिवेल करेगा। जब भी किसी भी दूसरे लॉ, कोई दूसरा लॉ है कंपनी लॉ से फटा कर रहा है, सही है, या फिर मेमोरेंडम और कंपनी लॉ में फटा हो गया, आर्टिकल्स और कंपनी लॉ में फटा हो गया, कहता है हमेशा कंपनी लॉ जीतेगा, हमेशा वो ओवरराइड करेगा, उसके ऊपर सुपरसीड करेगा, अनलेस कंपनी लॉ खुद कह दे किसी एक पर्टिकुलर मामले में कि इस मामले में मेरी नहीं मानो उसी की मानो, तब हम उसकी मानेंगे। सही है, तो अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017 द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। कहता है चाहे दूसरे लॉ में कुछ लिखा है, कंपनी लॉ में कुछ लिखा है, फड्डा हो गया, कंपनी लॉ जीतेगा। फिर भाई द मेमोरेंडम में कुछ और है, सही है, तब भी कंपनी लॉ प्रिवेल करेगा, आर्टिकल्स में कुछ और है, कंपनी लॉ प्रिवेल करेगा। इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय इट, कहता है या फिर इनकी मद में आपने क्या किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें और कंपनी लॉ में आपस में इख्तलाफ है, तो कंपनी लॉ उसके ऊपर भी आ जाएगा। फिर यही नहीं, कहता है इन एनी रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और बाय डायरेक्टर्स, कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास कर दी जो लॉ के हिसाब से होनी नहीं चाहिए थी, लॉ और उसमें फटा हो जाएगा, तब भी कहता है वो नहीं मानी जाएगी, लॉ सुपरसीड करेगा, ओवरराइड कर देगा। फिर कहता है ये सारी चीजें जो मैंने बोली, वेदर द सेम बी रजिस्टर्ड एग्जीक्यूटेड और पास्ड एज द केस में भी, कोई भी चीज हो सकती है, बिफोर और आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द सेड प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कहता है जब ये प्रोविजन आया ना इस एक्ट में, ये नहीं था तब तो लोगों को पता नहीं था ना, पुराने पाप हो चुके होंगे। कहता है वो भले पुराने हो या नए हो, मैं नहीं मानता, जब से ये प्रोविजन आ गया अब वो सारी चीजें लैप्स हो जाएंगी, जहां जहां फड्डा है सिर्फ ये प्रिवेल कर जाएगा। बात समझ आ रही है? कहता है फड्डा भले इस सेक्शन के आने से पहले चीज थी, तब तो पता ही नहीं था, ये आ गया, फड्डा तो बाद में हो रहा है ना, तो कह रहा है वो चीज इससे पहले आई हो या इससे आने वाले बाद के वक्त में आएगी, तब भी हमेशा ये वाला सेक्शन प्रिवेल कर जाएगा। मतलब कंपनी लॉ हमेशा इन सब चीजों से ऊपर आएगा, अनलेस किसी एक केस में कंपनी लॉ कह दे कि भाई इस केस में मेरी नहीं मानो उसी की मानो, तो हम उसकी मानेंगे। क्लियर है भाई? तो ये हमारे एक्ट की अहमियत बता रहे हैं इस प्रोविजन के अंदर। अच्छा भाई, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स टू बी गिवन टू द मेंबर्स। each member shall send to each company shall send to every member, सही है, at his request within 14 days of on payment of fees fixed by the company a copy of the memorandum and articles। भाई एक कंपनी है, उनकी कोई फीस है, सही है, लेट से मिसाल के तौर पे 100 रुपए, उन्होंने कहा कॉपी चाहिए तो 100 रुपए फीस है, एक अदद फॉर्म भरना होगा आपको, आप वो भर के दे देना, हम क्या करेंगे 14 दिन में हम आपको वो कॉपी फराहम कर देंगे। क्लियर है जी? तो अगर किसी मेंबर को कॉपी चाहिए तो उसको क्या करना होगा, फीस भर के 14 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, इंशाल्लाह अफाका होगा। क्लियर है भाई? एक एग्जाम्पल है भाई, एक है मिस्टर जॉक, एम्प्लॉई है ब्रोकरेज हाउस में, ठीक है, ब्रोकरेज हाउस में एम्प्लॉई है, and he wants to prepare some of reports on request of some potential investor। एक इन्वेस्टर आए उनके पास, उन्होंने कहा भाई रिपोर्ट बना के दो फॉर अ कंपनी नेम्ड एज एरिजोना ग्रिल लिमिटेड। एक एरिजोना ग्रिल नाम की कंपनी है, मिस्टर जॉक के पास एक इन्वेस्टर आया, उसने कहा एरिजोना के ऊपर मुझे एक रिपोर्ट बना के दो। वो रिपोर्ट बनाने के लिए क्या किया, मिस्टर जॉक ने क्या किया, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट ही रिक्वायर्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। उसने एरिजोना ग्रिल को रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे आपकी कॉपीज चाहिए। मिस्टर जॉक ने state whether he can obtain such copies of the memorandum and article from Arizona Grill and explain why। हाँ भाई बताएं, क्या मिस्टर जॉक मांग सकता है कॉपीज? मेंबर हो तो मांग सकता है, इस केस में तो वो मेंबर नहीं है ना। उसने कहा एम्प्लॉई है ब्रोकरेज हाउस में, सही है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ईच कंपनी shall send to every member at his request 14 दिन के अंदर
Since Mr. Zoc is not a member of Arizona Grill Limited, therefore he cannot obtain copies of memorandum and article. Hence, Arizona Grill is not bound to provide such copies to Mr. Zoc. सही है भाई, पेपर में आया नहीं है, एग्जाम्पल है, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो शुरू शुरू के चैप्टर्स हैं इनके अंदर इतना ज्यादा मटेरियल नहीं है जो एग्जामिनेबल हो, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, मजबूर है ग्रेड के हाथों, उसको कुछ ना कुछ पूछना होता है, तो वो बजाय कि एक लेंदी सवाल पूछे और उसमें सारे मार्क्स जाया कर दे, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट निकालेगा, एक सादा खुशबू का सवाल बना देगा, कमेंट ऑन द बिलो सिचुएशंस, सही है, एक एक मार्क की, दो मार्क की छोटे छोटे सिचुएशन रख देगा, तो हो सकता है उसके अंदर ये टेस्ट हो सके। इस तरह की हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में भी काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, छोटी छोटी मैं तुम लोग को बताता हूँ, तो कोई ऐसा सवाल बन सकता है लाजमी जिसमें वो सारे छोटे छोटे सिनेरियो सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेगा, होगा क्या, मार्क्स भी कम कवर हुए, कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे टेस्ट कर लिए, तो इस तरह का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सवाल, सही है जी। फिर मैं आ गया इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। आए भाई, ये क्या कहता है, कहता है द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड हो गए, बाइंड द कंपनी and the members of the company as if they had been signed by the members and his heirs and legal representative, that they shall observe and be bound by the memorandum and articles unless in conflict with the Companies Act। सही भाई, पहले जो मैंने यूं सर्कल किया है ना इस वाले डब्बे पे, अनलेस इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कंपनीज एक्ट, जब भी मेमोरेंडम का कॉन्फ्लिक्ट होगा कौन जीतेगा, कंपनीज एक्ट। जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, नॉर्मल हालात है, तब कहता है मेमोरेंडम जो है आपके ऊपर एक बाइंडिंग है, आप अब इससे पीछे भाग नहीं सकते, आप बोलेंगे कि जो जो चीजें मैंने उस पर लिखी थी अब मैं उसी हिसाब से चलूंगा, उनको फॉलो करूंगा, ठीक है। और सिर्फ आप नहीं, आपके बाद अगर कोई आ रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी उसकी उसी तरह पासदारी करेंगे, ठीक है जी। तो मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम बाइंडिंग है, मेंबर्स के ऊपर उनके लीगल मतलब वारिस आ रहे हैं बाद में बोल रहे हैं, उनको भी ये फॉलो करना पड़ेगा एज इफ के जैसे उन्होंने ही साइन किया हो, ठीक है। अनलेस के कंपनी लॉ से पड्डा हो जाए, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तब कंपनी लॉ प्रिवेल कर जाए, तब ये बाइंडिंग नहीं रहेगा, सही है जी। फिर दूसरी चीज, ऑल मनी पेबल बाय अ सब्सक्राइबर in pursuance of his undertaking in the memorandum of association shall be payable in cash within 30 days from the date of incorporation of the company। हमने इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में पढ़ा, जो इनिशियल जो सब्सक्राइबर थे वो इनिशियल क्या हो गए, शेयर होल्डर्स बन गए, सही है, तो उनको शेयर्स मिले होंगे, फ्री में तो नहीं मिले होंगे ना, ठीक है। तो कहता है जो उनसे हमें कैश रिसीवेबल था कंपनी को, ऑल मनी इज पेबल बाय द सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर के लिए पेबल था वो आप इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर उनसे ले लो, सही है जी। फिर एक एग्जांपल आती है, अहमर एंड अकबर बीइंग द फाउंडर ऑफ एक्सीलेंट प्राइवेट लिमिटेड got the certificate of incorporation of the company on 1st March 2020, 1st March को ये incorporate हो गई। They have given the undertaking to the subscribe 10,000 shares of ₹10 each। डिस्कस क्या करेंगे भाई, 1 मार्च को इनकॉर्पोरेट हुई है, कब तक इनको पैसे दे देने चाहिए, 30 मार्च तक इनको क्या करना चाहिए भाई, पैसे दे देने चाहिए, बिल्कुल 30 या 29 मार्च। The amount of 1 lakh shall be considered debt payable to the company from Ahmad and Akbar each। This amount must be paid in such time, manner and condition as may be notified। आपके स्टेट टैक्स में ये लिखा होगा such manner such time, वो such time कितना है, 30 दिन है, ठीक है। अब आप चाहो तो 30 डेज मेंशन करो या सच टाइम वगैरह ही लिख दो, सही है, आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि आपके कोर्स में उसने टाइम नहीं डाला है, उसने सच टाइम लिख दिया है, क्लियर है भाई, ये मर्जी है तुम लोगों की, सही है। भाई ये यहाँ तक क्लियर है, तीसरे पॉइंट पे आए। फिर इफ शेयर मनी इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब 30 दिन में पैसे जमा नहीं हुए, अब क्या करूं, अब क्या होगा भाई, 30 दिन में पैसे जमा नहीं हुए,
उनको मैंने इनिशियल सब्सक्रिप्शन पे इनिशियल शेयर होल्डर बनाया था, मतलब मेंबर बना दिया था, ठीक है। तो पैसा नहीं तो हट गए, बिल्कुल भाई, जबरदस्त लॉजिक है ना, सिंपल सी लॉजिक है। द शेयर शेल बी कैंसिल्ड, अगर शेयर्स कैंसिल्ड हो गए तो नेम ऑफ द सब्सक्राइबर शेल बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर्ड, क्या वो मेंबर भी नहीं है भाई। फिर मेरे पास द रजिस्ट्रार में गिव सच डायरेक्शन एज मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द कंप्लायंस, यहाँ पे रजिस्ट्रार इंटरफेयर भी कर सकता है और कंप्लायंस के लिए कोई डायरेक्शन दे सकता है कि भाई मैं आपको इतने दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, या आप काम कर लो। सही है, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ये रजिस्ट्रार के ऊपर है, उसका डिस्क्रिप्शन है। सही है जी। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े, हमने कहा आर्टिकल आपके ऊपर बाइंडिंग होगा, फिर हमने कहा जो आपने शेयर्स लिए शुरू में सब्सक्राइबर बनने के लिए, आपने 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने वो पैसे पे करने हैं, आपने नहीं किए तो आपके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, आपका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और रजिस्ट्रार आपको कोई डायरेक्शन भी दे सकता है। सही है जी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, कहता है द रिसीट, अब वो था कि पैसे नहीं मिले, अब ये अच्छा केस है, मस्बत केस, पैसे मिल गए। द रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम द सब्सक्राइबर shall be reported by the company to the registrar on a specified form within 45 days from the date of incorporation of the company, accompanied by the certificate by a practicing chartered accountant or a cost and management accountant verifying the receipt of the money. So subscribe. भाई उसने कहा कि जो आपके सब्सक्राइबर हैं आप उससे 30 दिन में पैसे ले लो, पहले हमने पढ़ा पैसे नहीं मिले, अब वो कह रहा है पैसे मिल गए। पैसे मिल गए तो एक रिपोर्ट बनाओ। अहमद अकबर क्या होता, 1 मार्च को बनी थी, ऐसा ही है। 1 मार्च से उन्होंने कहा 30 मार्च तक आप क्या करना, पैसे पे कर देना, मतलब 30 डेज, ऐसा ही है। अब वो कहता है इनकॉर्पोरेशन से ना, ये मेरा इनकॉर्पोरेशन डेट है, अब वो कहता है मतलब 14 अप्रैल होगा, ऐसा ही है, 15 या 14 अप्रैल, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, इनकॉर्पोरेशन से लेके मेरे कितने हो जाएंगे, 45 डेज। सही है। तो ये कहता है कि भाई जब आपको पैसे मिल जाए 45 डेज के अंदर तुम एक रिपोर्ट जो फॉर्म होगा वो लेके स्पेसिफाई करके रजिस्ट्रार को दे दो। लेकिन ऐसे वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तुम इतने सादिक और अमीन हो नहीं कि जो दुश्मन भी तुम्हारे मिसाले देते हैं, ठीक है, ऐसे तो तुम हो नहीं। तो उसने क्या किया, उसने कहता है उसको साबित करने के लिए, क्योंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व है, तुम जाओ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पास, उनको ये बोलो कि भाई हमें ये इसके ऊपर सर्टिफिकेट दे दो। सर्टिफिकेट वो कैसे देगा, जाएगा भाई एक जूनियर फर्म से, ठीक है, टुच्चा जाएगा, वो उसका करेगा ऑडिट, देखेगा रिसीट देखेगा, सारी देखेगा, फाइल बनाएगा एक, सही है, वो आके पार्टनर को रिव्यू कराएगा, उसको ओके लगेगा कि भाई हाँ सही है, वाकई में रिसीट हुए हैं पैसे, तो वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा, जो एविडेंस हो जाएगा कि वाकई में रिसीट आई है। क्लियर है भाई। फिर एनी वायोलेशन ऑफ द डायरेक्शन, हमने कहा ना पॉइंट 3 में कोई रजिस्ट्रार डायरेक्शन दे सकता है, कहते हैं अगर उसके अंदर कोई वायोलेशन हुई तो ये ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा, जो कि पेनल्टी 1 की तरफ आपको लेके जा सकता है। क्लियर है भाई। भाई इफेक्ट्स के अंदर किसी का कोई सवाल है, रिवाइज कर लें, बाइंडिंग होगा एक तो मेमोरेंडम, फिर आपने जो पैसे पे करने हैं सब्सक्रिप्शन के 30 दिन के अंदर, फिर आपने नहीं किए तो आपकी रजिस्ट्रेशन और शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, कर लिए तो 45 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में रजिस्ट्रार को जमा कराने हैं सर्टिफिकेट के साथ। वो सर्टिफिकेट आप आईकैप से भी, मतलब वो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ले सकते हो, आईसीएमए से भी ले सकते हो, ठीक है। अगर वायोलेशन की रजिस्ट्रार की डायरेक्शन की तो लेवल 1 की पेनल्टी लग जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम, सही है, ज्यादातर जो लॉ है हमारा कहानी की तरह है, कहानी के स्टेप्स याद कर लो भाई, इस केस के अंदर ये स्टेप्स हैं, आसान सी चीज है। अच्छा भाई, फिर हम आ गए इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। अब ऑल्ट्रेशन की है भाई, उसका क्या होगा, कहता है इफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन are altered and such alteration requires the members to take more shares in the company than they already have, or to take or more amount of guarantee than the existing amount, shall such alteration shall be applicable to a member only if he gives his consent
in writing either before or after the alteration। भाई एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, उसमें आपकी लायबिलिटी नहीं थी कोई, अनलेस के अनपेड अमाउंट हो। गारंटी है, लेट से गारंटी की मिसाल लेते हैं, गारंटी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आपने बोला कि मैं 1000 रुपए दूंगा इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, सही है, 1000 रुपए दूंगा इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मैं मेंबर बना लेट से 3 मार्च 2022 को, ठीक है, मैंने एक अमाउंट गारंटी की 1000 रुपए की कि मैं ये दूंगा। 15 अप्रैल को कंपनी क्या करती है, एक रेजोल्यूशन पास करती है, ऑल्टर कर देती है, ठीक है, वो क्या करती है, अब मेरी लायबिलिटी उसकी वजह से हो रही है ऑल्टर। अब वो कह रही है कि हम क्या करेंगे, 2000 रुपए लेंगे इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप पे। मैंने कितना गारंटी किया हुआ है, 1000 रुपए, ठीक है, ये हुई है 15 अप्रैल को। लॉ कहता है कि भाई इस बंदे के ऊपर जिसने 3 मार्च को, मतलब इससे पहले किया था, इसके ऊपर ये नहीं लगेगा, अनलेस अनलेस लेट से ये बंदा ये सुफियान था, ठीक है, इसने गारंटी किया था। अब सुफियान को वो बोल रहे हैं कि अब आप 2000 रुपए दोगे, 1000 नहीं दे सकते। तो लॉ ने कहा कि भाई ये नहीं कर सकते अनलेस सुफियान रिटर्न इसको मान ले कि भाई सही है, मैं आपको 2000 रुपए दे दूंगा, मैं मान लेता हूं, तब तक ये ऑल्ट्रेशन उसके ऊपर नहीं लगेगी। लेकिन फिर हमारे पास कौन है भाई, अली नासिर है, सही है, ये अली नासिर है। अली नासिर ने क्या किया, अब अली नासिर आया हमारे पास 17 अप्रैल को। अली नासिर कितनी गारंटी करेगा, 2000 करेगा। बाद में आने वाले को ये लागू नहीं होगा, वो क्या करेगा, जो हमारा नया चल रहा होगा वो उतने ही करेगा, ठीक है। ये किसके लिए, एग्जिस्टिंग के लिए, सही है जी। जो मैंने गारंटी की थी ऑल्ट्रेशन से पहले, कोई भी ऑल्ट्रेशन मेरी लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल सकती, एक्स्ट्रा मेरी लायबिलिटी नहीं बढ़ा सकती, अनलेस के मैं उनको रिटर्न कंसेंट दे दूं कि इससे मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बाद में आएगा, जो बाद में आएगा, उसके ऊपर वही लागू होगा जो उस वक्त ऑल्ट्रेशन प्रपोज हो चुकी होगी या पास हो चुकी होगी, ठीक है। क्लियर है भाई हम यहाँ तक, किसी का कोई सवाल है ऑल्ट्रेशन के इफेक्ट्स के ऊपर? ऑल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, क्या मतलब भाई, इसका हेडिंग से ही समझ आ रहा है हमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें, ऐसा ही है। वेयर एन ऑल्ट्रेशन इज मेड इन द मेमोरेंडम और द आर्टिकल्स, जब भी हम ऑल्टर करें, दोनों ऑल्टर कर सकते हैं, मेमोरेंडम भी आर्टिकल भी अलाउड है। कहते हैं एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स इशूड आफ्टर द डेट ऑफ ऑल्ट्रेशन शल कन्फर्म टू द मेमोरेंडम और आर्टिकल सो ऑल्टर्ड। मतलब वो कह रहा है ऑल्ट्रेशन के बाद एक नई आने वाली कॉपी के अंदर वो ऑल्ट्रेशन शामिल होनी चाहिए, ठीक है। आपसे कोई कॉपी मांगता है तो आप उसको पुरानी कॉपी उठा के नहीं दे सकते, जो लेटेस्ट कॉपी होगी आपने वो देनी है। फॉर ईच कॉपी इशूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव, आप अभी भी पुरानी कॉपियां चलाए जा रहे हो जिसमें ऑल्ट्रेशन नहीं है, अगर आप ऐसा कर रहे हो, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, जो ये काम कर रहा है, शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी, उनके पास, उनके ऊपर एक पेनल्टी लग जाएगी, सही है। तो ऑल्ट्रेशन क्या कहता है, लॉ कहता है कि भाई आपने ऑल्ट्रेशन हर कॉपी में नोट करनी है, जो बाद में आप लेटेस्ट कॉपी किसी को भेजोगे तो उसके अंदर वो ऑल्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर आप पुरानी कॉपी भेजोगे तो जो ऑफिसर इन्वॉल्व था और कंपनी, उनके ऊपर क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, फिर हम आते हैं अपनी आखिरी कॉन्सेप्ट पे, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अच्छा जी, ये फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में क्या है, कहता है द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द टेबल ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर टेबल बताए गए हैं, टाइप ऑफ कंपनी, डॉक्यूमेंट कौन सा है और फॉर्म या टेबल कौन सा लगेगा। तो शुरू करते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टेबल है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स का जो मेमोरेंडम होगा वो टेबल बी। लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में आर्टिकल्स और मेमोरेंडम दोनों कहां से होंगे भाई, टेबल सी में। लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल में आर्टिकल्स मेमोरेंडम दोनों कहता है देख लो जाके तुम, टेबल डी। अनलिमिटेड कंपनी जो है, अनलिमिटेड कंपनी में दोनों चीजें टेबल ई में देख लो। और फिर कहता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, बिल्कुल भाई टेबल एफ पढ़ चुके हैं।
क्लियर है? इसके ऊपर भी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है, या फिर एक ऐसा सवाल बना सकता है जिसमें वो क्रॉस नहीं लगाते, मैचिंग वाला, ठीक है, इस तरह का सवाल आ सकता है कि आप मैच करके दे दो कौन किस टाइप ऑफ कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल्स कौन से टेबल में है, ठीक है। क्लियर है भाई? चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, इसकी हमने टोटल 4 क्लासें ली है मेरे ख्याल से चैप्टर 2 की, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल तक इसका समरी लेक्चर भी दे दूंगा, इसका समरी लेक्चर भी छोटा बनेगा, 20 मिनट तक का बनेगा मेरे ख्याल से। अच्छा जी, आ जाते हैं अभी एक इम्पॉर्टेंट सवाल के ऊपर। अ टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स is planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance services to the large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of 20 million. However, engineers are not certain about the following matters: registration and signing of the articles of the association. 3 मार्क। बताओ भाई क्या लिखोगे इसके अंदर? कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है ये? लिमिटेड बाय शेयर्स है। लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर हमने कहा ना ऑप्शनल है, टेबल एफ लगेगा, फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करोगे, फिर कहता है ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई ना, साइनिंग, साइन कौन करेगा? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सही है। हाँ जी, देखते हैं इसको। टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, इसका आपको मार्क मिलेगा एक, जब आप ये आइडेंटिफाई कर लो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। And under the provision of Companies Act, it is optional for such companies to register their articles. It may adopt all or any of the regulation contained in Table A in the first schedule to the Companies Act. If articles are not registered, or if articles are registered, in so far as the article do not exclude or modify the regulation, मतलब वो applicability वाली बात कर रहा है पूरी, सही है। फिर however, if such company get an article registered, it shall be signed by the subscriber to the memorandum and shall set out regulation for the company, ठीक है। तो वही वाली बातें तुम ये लिखोगे, तुम्हारे पूरे मार्क्स हैं। जिस टाइम में सवाल आया था 10 से 12% लोगों को ही आता था, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, बहुत जब पढ़ाया जाता है ना लॉ, तो कुछ न कुछ लोग मिस कर देते हैं। तो ये वो टॉपिक है जो कोने खांचे में लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो जिस टाइम में आया था तो बहुत बुरा रिजल्ट आया, बच्चों को पता ही नहीं था कि ये है कहाँ पे, हालांकि ये स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्प्रिंग 20 के अंदर ये आया था, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। Examinees could not appreciate that a private company limited by share has the option to set out its own regulation, क्योंकि बच्चे ये पहचान ही नहीं पाए कि प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय शेयर ही है ना, ब्रॉडर कैटेगरी में तो लिमिटेड बाय शेयर में ही आ रही है। तो लिमिटेड बाय शेयर में आ रही है तो सिर्फ मुझे उससे रिलेटेड कंटेंट लिखना है। For the company or adopt table A in the first schedule to the Companies Act as its articles of association. जब यही नहीं पता था तो लिखा क्या भाई बच्चों ने? Examiners failed to identify that the articles were required to be signed by the each subscriber in the presence of a witness. जो हमने पढ़ लिया कि article should be dated, signed, वही वाली बात। Examiners did not mention about the implications if articles are not registered or registered, मतलब applicability वाली बात नहीं करी इन्होंने। तो बेसिकली बच्चे ने बिल्कुल भी सही नहीं लिखा ये जवाब, जो चीजें पूछी थी सब में उसने मसले किए। एक स्प्रिंग 2009 का सवाल है, बिल्कुल जब मतलब बीकॉम का पेपर आता था। A Malaysian company is interested in incorporating a limited liability company. Limited liability company. Discuss provision of the Companies Act relating to the following. अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कौन कौन सी हो सकती है? अब इसके अंदर तुम क्या हटाओगे? वो 3 डब्बे थे ना, अब क्या हटाओगे, याद आ रहा है? आर्टिकल वाली स्लाइड पे जो मेरे 3 डब्बे थे, लिमिटेड बाय शेयर्स का कंटेंट आएगा, हमें नहीं पता तो हम लिखेंगे, सही है, हम बोलेंगे इफ अ मलेशियन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है ना। फिर
कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, सही है, वो भी लिमिटेड कंपनी है, तो हम वो भी दोनों बातें लिखेंगे कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, हैविंग शेयर कैपिटल है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स बता देंगे, सॉरी हम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बता देंगे, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है नंबर ऑफ मेंबर्स बता दें, सारी बातें याद आ रही है। लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में लिखेंगे तो वही वाली सारी बातें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि तुम्हें देखना है कि सवाल कितना स्पेसिफिक है। इसके अंदर सिर्फ उसने अनलिमिटेड वाला डब्बा हमसे हटवा दिया, ठीक है, बाकी सारी चीजें आएंगी। पिछले सवाल में उसने स्पेसिफिक कर लिया था, लिमिटेड बाय शेयर्स की बात कर रहा हूँ, सही है, क्लियर है भाई। तो बता रहा है इसमें कि क्या लिखो, कंटेंट लिखो, प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, कंटेंट अब आप बता दोगे क्या क्या आएगा उसके अंदर। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स, रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दो, आर्टिकल ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स के बारे में बता दो। बहुत पुराना सवाल है 2009 का। इसमें आप पहले पार्ट है में क्या लिखोगे, आर्टिकल शैल बी डेटेड साइंड नंबर कंसेक्यूटिवली, याद आ रहा है, ये वाला सारी चीजें लिख दोगे। रजिस्ट्रेशन तुम्हारे ज्यादा मार्क्स ले जाएगा, सही है। अब पहले इसने 2 मार्क्स क्यों दिए हुए, पहले सबकी एक ही रिक्वायरमेंट थी, अब अलग अलग है तो कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। अगर अब सबके बारे में पूछेगा तो कम से कम 6 नंबर तो देगा ही देगा। तो इसके अंदर आप लिख दोगे भाई, पार्ट ए के अंदर किसी को कोई मसला, सही है, सारी चीजें पार्ट ए की, आसान सा सवाल है। विटनेस वाली भी, विटनेस भी वही सारी चीजें लिखेगा जो सब्सक्राइबर लिख रहा है, वो डेटेड होगा, नंबर कंसेक्यूटिवली होगा, वगैरह वगैरह। पार्ट बी, there may in case of a company limited by shares, the registration of articles is optional. The company may adopt all or any of the regulation contained in the the first schedule. However, any such company get its article registered shall be signed by the subscriber. In case of company limited by guarantee, it is compulsory to get article registered which shall be duly signed by the, सही है, कंपलसरी है, लेकिन इसके अंदर हम 2 चीजें और लिखेंगे, हैविंग शेयर कैपिटल, सही है, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है, वो वाली बातें इसके अंदर मिसिंग है, हमें वो ऐड करनी है। पार्ट सी में क्या था भाई, ऑल्ट्रेशन करनी है। ऑल्ट्रेशन करनी है तो हमें पता नहीं है कि अब कौन सी ऑल्ट्रेशन है, जनरल या स्पेसिफिक है, तो हम दोनों लिखेंगे। पहले बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, फिर हमने कहा कोई ऐसी है अगर ऑल्ट्रेशन जिससे किसी क्लास के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो 3/4 ऑफ सच क्लास की हमें चाहिए होगी, ठीक है, और फिर उसकी कॉपी जो हम क्या करेंगे, भिजवा देंगे 30 दिन के अंदर, ठीक है। अच्छा एक चीज मजे की, एक हमने पढ़ी ऑल्ट्रेशन, ठीक है, ऑल्ट्रेशन के अंदर तो ये पॉइंट हमने नहीं पढ़ा, ये पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा, पढ़ा था ये पॉइंट हमने ऑल्ट्रेशन में, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, पढ़ा है भाई। चले भाई, चैप्टर 2 को हमने यहाँ मुका दिया है, अभी एक चीज हमारी रह गई है, चैप्टर 1 की एमसीक्यू भेज दिए ग्रुप पे, नहीं अच्छा भाई, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आर्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, बाय लॉज होते हैं। हमने यहाँ से पढ़ा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कि ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपलसरी फॉर लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड है, ठीक है। अडॉप्टिंग ऑफ टेबल है, हमने कहा कि भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या करेगी, टेबल है अडॉप्ट कर लेगी। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल लिखेगी।
और यही दोनों नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो नंबर ऑफ शेयर लिखेंगे। फिर टेबल ए की एप्लीकेबिलिटी की बात की हमने, कहा एप्लीकेबल फुल हो जाएगा, आर्टिकल रजिस्टर नहीं है तो सही, ये सारी चीजें। फिर ये जनरल बातें हमने कहा, वोटिंग राइट और क्लैरिटी, इसमें एम्बिग्युइटी नहीं होगी, पेनल्टी लगेगी अगर इससे कॉन्ट्रावेंट करेंगे तो। फिर हमारे पास आ गया था भाई कंटेंट ऑफ टेबल है, ठीक है। तो मैंने कहा ये पूरी की पूरी सिर्फ लिस्ट है, तुम इसको देख लेना, ये एमसीक्यू में टेस्ट हो सकती है। यही वाला प्रोविजन हमने मेमोरेंडम के अंदर भी पढ़ा था कि आर्टिकल साइन कैसे होगा, जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, नंबर कंसेक्यूटिवली साइन होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए। टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स वाला हमने सवाल अभी क्लास में कर लिया, पास पेपर का सवाल है एग्जाम, ये इसके अंदर एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ। अच्छा भाई, इसका आंसर था इस सवाल का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ऑल्ट्रेशन पे आ गए, हमने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी और पर्टिकुलर क्लास और ट्रांजैक्शन, अगर कोई किसी क्लास को इफेक्ट हो रही है तो उस क्लास के हमें 3/4 चाहिए होगा। फिर ये हम फाइल करते हैं रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर। जनरल प्रोविजन, एक्ट टू ओवरराइड। एक्ट हमेशा क्या करेगा भाई, इन सबको सुपरसीड करेगा, ओवरराइड कर देगा। कॉपीज, हमने कहा हर मेंबर को आपने 14 दिन के अंदर कॉपी पहुंचानी है, जॉक वाली एग्जांपल हमने क्लास में कर ली, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम, हमने कहा पहले तो ये बाइंडिंग होगा और 30 दिन में आपने पैसे देने हैं, इसमें आपने सच टाइम लिखा हुआ है, सही है, चाहो तो 30 दिन लिख सकते हो, मर्जी है। ये सवाल हमने क्लास में देख लिया। फिर हमारे पास आ गया इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन। अब ये क्या कहता है, ये कहता है इफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आर ऑल्टर्ड सच ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्स द मेंबर टू टेक शेयर्स इन द कंपनी। लायबिलिटी वाली जो हमने बात की कि जब तक वो रिटर्न कंसर्न नहीं देगा आप उससे ज्यादा नहीं मांग सकते। ऑल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, ठीक है। मैंने ये तुम्हें कहा आर्टिकल्स के अंदर एक कंफर्म वाला पास पेपर के अंदर पॉइंट आ रहा था, वो हमने कहाँ पढ़ा, हमने वो यहाँ पढ़ा है, ऑल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी के अंदर। इसने क्या किया, क्योंकि ये पॉइंट उससे मैच करता है तो इसने जाके ये वाला पॉइंट ऑल्ट्रेशन वाले के अंदर पेपर में लिख के दिखाया उसको। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि लॉ के अंदर कोई बाउंड्री नहीं है, जो पॉइंट तुम्हें जहाँ रेलेवेंट लग रहा है कि तुम वहां लिख सकते हो तुम लिख सकते हो, सही है। तो ये वाला पॉइंट जो पास पेपर में उसने क्या लिखा है, वेयर एन ऑल्ट्रेशन इज मेड इन अ मेमोरेंडम every copy of the memorandum is issued after the date shall conform to the date of memorandum article so altered। क्योंकि वहां ऑल्ट्रेशन की बात कर रहा है तो ये वाला पॉइंट तुम वहां पे लिख सकते हो ऑल्ट्रेशन वाले में ले जाके, ठीक है, कि 30 दिन रजिस्ट्रार को देंगे, 30 दिन में उसके बाद तुम ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि हर कॉपी के अंदर क्या होना चाहिए, वो ऑल्ट्रेशन मेंशन होनी चाहिए, सही है जी। ये मैं भी तुम्हें सवाल में कह रहा था। फिर हमने फॉर्म्स पढ़े, सही है, यही सारे डब्बे हमने अभी क्लास में देख लिया। अच्छा भाई, आ जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर। ऑनलाइन वालों इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है भाई। एमसीक्यू नंबर 1, हाँ भाई सुफियान, अंडर द कंपनीज एक्ट इन विच डॉक्यूमेंट वुड यू फाइंड द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। सी भाई, मेमोरेंडम बिल्कुल बीकॉम वाला एमसीक्यू है, तो सही है जी। फिर a person may make an application in the specified form and manner with the which a specified fee to registrar for reservation of name if the application is refused। सुफियान तुम्हारे ऊपर रख के मिसाल दी थी मैंने, if the application is refused by the registrar, name वाली बात कर रहा हूँ, aggrieved person may prefer an appeal to the commission in भंगी 30 days था, तुम्हारे ऊपर रख के ही मैंने मिसाल दी थी, ठीक है भाई। हमने कहा था एक एप्लीकेशन लेके जाओगे रजिस्ट्रार, खातून रजिस्ट्रार बनाई थी मैंने, 2 केस होंगे, या तो एक्सेप्ट करेगी रिजेक्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी तो एससीसीपी जाओगे, ठीक है। फिर कंपनीज एक्ट 2017 allows the alteration of various clauses of the memorandum of association of the company, however there is a difference as to the procedure or requirement of law which clause cannot be altered in the lifetime of the company। भाई कौन सी क्लॉज है जो अल्टर नहीं हो सकती, नेम क्लॉज हो सकती है, हमने पढ़ ली, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्लॉज ऑल्टर हो सकती है, लाइबिलिटी क्लॉज भी हो सकती है, अगर मैं क्या कर लूं स्टेटस चेंज कर लूं कंपनी का, तो कौन सी क्लॉज है जो कभी ऑल्टर नहीं हो सकती, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है सर, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है जो कभी ऑल्टर नहीं हो सकती, ठीक है जी, बिल्कुल हैरी भी है। टॉयज एंड टॉयज लिमिटेड resolved to shift
its registered office from गुजरांवाला to लाहौर। ठीक है, एक ही सूबे के अंदर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूं तो क्या चेंज है? बिल्कुल चेंज है। ठीक है, चेंज है। तो मुझे क्या करना है? ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स, नहीं भाई ये तो इररिलेवेंट पॉइंट है। गिव नोटिस टू द चेंज ऑफ द कमीशन, कमीशन को नहीं देता मैं, रजिस्ट्रार को देता हूँ। ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, नहीं अप्रूवल नहीं लेता रजिस्ट्रार से। गिव नोटिस टू द चेंज इन सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days, बिल्कुल डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। फिर फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज the province or the part of province not forming part of province shall be mentioned if the company proposes to have a registered office in Islamabad. They will write in their memorandum that the registered office of the will be situated in Islamabad. सही है, क्योंकि वो एक separate part है। अच्छा भाई, the first clause of the memorandum is the name clause, which contains the name of the company with the addition of the appropriate parenthesis. Choose the incorrect parenthesis. Incorrect कौन सी है? Abdullah Private Limited is a private company, बिल्कुल सही है। Rahim Guarantee Limited is a guarantee limited company, बिल्कुल सही है। The Lawyer PLC is a public limited company, नहीं, हमने कहा था public limited company में खाली limited लगता है। ठीक है, तो Lawyer Limited होनी चाहिए थी, तो ये हमारे पास incorrect है जो उसने हमसे पूछा है। ठीक है जी। डी नहीं है, डी नहीं है क्योंकि हैरी, डी नहीं है क्योंकि एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड सिंगल मेंबर कंपनी यही होता है। ठीक है, एवरी कंपनी शैल सप्लाई विद अ पीरियड ऑफ 14 days अ कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल द कंपनी अपॉन द रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ, अभी हमने पढ़ा भाई किसको देते हैं? डी, मेंबर्स को देते हैं। जॉब वाली मिसाल की अभी हमने। व्हाट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू चेंज कंपनीज नेम? कंपनी का नाम चेंज करना हो तो क्या करते हैं? बिल्कुल सर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। अच्छा भाई, एमसीक्यू नंबर 9 पे आ गया मैं। इन रिलेशन टू अ कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन सेट डाउन द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, बिल्कुल भाई इंटरनल रेगुलेशन तो होता है मेरे पास। प्रोमोटर्स में और मे नॉट सबमिट देयर ओन फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म ऑफ नेसेसरी, नहीं भाई ये गलत है। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर, नहीं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी चेंज बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, हमने क्या कहा? स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। तो इसके अंदर पॉइंट ए है, आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर डी टिक हुआ होगा, उसको सही कर लेना, इसका आंसर ए है। ठीक है जी। इफ अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम देन द फॉर्मर नेम required to be mentioned along with the new name for a period of, बिल्कुल सर 90 days, जबरदस्त। चलें जी। A company has been incorporated with the name in contravention of the relevant provision of the Companies Act, मतलब जो नाम मना थे उन उस हिसाब से बनी है। Now the directors have received an order from the registrar to rectify the name. Rectification में पढ़ा था, कंपनी खुद भी कर सकती है, रजिस्ट्रार डायरेक्शन भी दे सकता है। After an opportunity of being heard, the name is required to be rectified within a period of, हाँ भाई 15 है, 30 है या 120 है? 30 दिन है भाई, बी। ठीक है जी। Which of the following clauses is not covered, जैसा मैं कह रहा था एमसीक्यू में आ सकता है, ये आ गया। Which of the following clauses is not covered in table A of the first schedule? हाँ भाई ये बताएगा हमें सुफियान, ए बी सी डी बताओ। क्या टेबल ए के अंदर प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्टर्स आती है, वोट्स ऑफ मेंबर्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी आती है, एनुअल रिटर्न? बिल्कुल डी है, एनुअल रिटर्न नहीं आते टेबल ए के अंदर। ठीक है। अच्छा, कंपनी इज चेंजिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, इस चीज के ऊपर मैंने क्लास में शुरू में बात किया आके, जो मैंने अपडेट भी करवाया तुम लोगों का। अ कंपनी इज चेंजिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम गुलगश्त कॉलोनी टू बुखारी कॉलोनी विद इन अ सिटी ऑफ द मुल्तान, एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर एप्लीकेबल? नोटिफाई टू द रजिस्ट्रार, पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो एक ही शहर में जा रहे हैं ना, तो मैं नोटिफाई कर दूंगा। ये भी है चेंज मेरे पास, लेकिन इस चेंज के लिए मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर रहा।
एक दूसरा चेंज होता, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था तब भी ऑल्ट्रेशन नहीं थी, चेंज होता, लेकिन शहर चेंज हो रहा था तो मैं स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करता, मैं नोटिफाई भी करता। एक होती है ऑल्ट्रेशन, मैं सूबा ही चेंज कर रहा हूँ, फिर मैं कमीशन का अप्रूवल भी लेता। ठीक है, तो इस केस के अंदर सिर्फ नोटिफाई, तो ये क्या है, वन ओनली। फिर अ कंपनी इज चेंजिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, अब भी ऑल्ट्रेशन नहीं है, चेंज है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, नोटिफाई तो करूंगा ही करूंगा, रेजोल्यूशन भी पास करूंगा। 1 एंड 2 किसी में आ रहा है, बी। ठीक है भाई, क्लियर है, बिल्कुल। चलें भाई, आखिरी एमसीक्यू है हमारे पास। अ कंपनी इज चेंजिंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मर्दान खैबर पख्तूनख्वा टू कोयटा, ये मेरे पास क्या है, ऑल्ट्रेशन है। ठीक है, एक चेंज था विद इन अ सिटी, एक इंट्रा सिटी था, और एक ये ऑल्ट्रेशन, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जा रहा हूँ। इसके अंदर नोटिफाई तो करूंगा ही करूंगा, रेजोल्यूशन भी पास करूंगा, ये भी करूंगा। तो 1 2 3 किसी में है, 1 2 3 ऑल, सही है भाई, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। एमसीक्यू से ये फायदा होता है कि कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाता है। तो सर मेरे एंड पे ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, इसका समरी लेक्चर मैं आपको इसी इन्हीं छुट्टियों में दे दूंगा। अगर तो मंडे ट्यूसडे या टीटी खुला होगा ट्यूसडे तक तो मैं क्लास लगा लूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक और चैप्टर 2 क्लासों का शेयर कैपिटल वो खत्म हो जाए छोटा सा। ठीक है, फिर हम रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद। रिजल्ट से पहले हमारी कोशिश होती है कि हम 4 चैप्टर खत्म कर लेते हैं, पहला, दूसरा, शेयर कैपिटल और प्रोस्पेक्टस। फिर रिफ्रेशर के साथ हम शुरू करते हैं मीटिंग्स। सही है जी। तो इंशाल्लाह अगर एज पर प्लान रहा तो हमारी कोशिश यही है कि 4 चैप्टर हम रिजल्ट से पहले खत्म कर लें। चलें जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर अभी हमारी छुट्टियां हो गई, सिर्फ मंडे को ऑन हुआ तो हम नहीं मिलेंगे, तो भाई एडवांस में ईद मुबारक। बाकी भाई दुआओं में याद रखना सारे। अल्लाह हाफिज़।